कि आपने सोनीपत को क्यों 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी फर्स्ट फेज में इनिशियल फेज में वो कर चुकी है। मिंडा जो है अपना मिंडा ब्रांड हो है गया, गुड़गांव हो गया, तो इसके कंपैरिजन में आप सोनीपत को एक कहाँ देख फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट सोनीपत हॉटस्पॉट बन चुका है। शहर पर सरकार का क्या रोल रहेगा, अभी क्योंकि सारी ना, चीजें उसकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा नोएडा में पांच जो लोगों है सप्लाई बहुत ज्यादा सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुकी है। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। प्लस गूगल का डेटा सेंटर भी आपको मालूम गिने होगा चुने तो एरिया को हम छोड़ दें दिल्ली में तो वो दिल्ली लगती नहीं है। दिल्ली लगती है। हर बड़ा बिल्डर यहाँ पे क्राफ्ट सर सिर्फ एक नाम नहीं है, क्राफ्ट साइज, मोर डिटेलिंग, मोर तो वो आपकी चीज को देख के ही आप पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सोनीपत की रियल इस्टेट की मार्केट के बारे में आपको काफ़ी इंसाइट्स आज मिलेंगे, क्योंकि आज मैंने आप लोगों की डिमांड पे स्पेशल गेस्ट को अपने साथ बुलाया है। हम इनसे जानेंगे सोनीपत के बारे में। तो सर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं सर आप? बढ़िया वरुण जी। तो सर आज हम और हमारे सब्सक्राइबर सोनीपत की मार्केट को लेके जो है डिटेल्स लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जी हम क्यों इन्वेस्ट करें सोनीपत में बाकी मार्केटों को छोड़ के। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आपने सोनीपत को क्यों चुना, और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि सोनीपत पे आपने जीटी रोड NH44 की लोकेशन को छोड़ के सेक्टर 27 की लोकेशन को क्यों चुना है? वरुण जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। जी सर, जी सर। आपने पूछा कि सोनीपत को ही हमने क्यों चुना। जी जी। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि सोनीपत को हमने नहीं चुना, सोनीपत ने हमें चुना है। ओके ओके। क्योंकि आज के टाइम में सोनीपत ही एक NCR का अकेला एक ऐसा हॉटस्पॉट है जी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता है। वरुण जी, सोनीपत को चूज करने का पर्पस ये है कि सोनीपत आज के टाइम में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन चुका है। अच्छा। और ये बना है बेसिकली 3 वजह से। फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आज से सिर्फ अगर हम 5-7 साल पुरानी बात करें तो आपको अगर आप जैसे कुछ दिल्ली से हैं, आपको दिल्ली से अगर यहाँ आना था तो कितना टाइम लगता था? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो बहुत टाइम, 2 से 2.5 घंटे आम जो है हमें सोनीपत सिर्फ आने में लगते थे। जी जी जी। आज के टाइम में वो डिस्टेंस घट करके सिर्फ 35-40 मिनट्स रह गया है। अगर मुझे अपनी जहाँ हम सेक्टर 27 में बैठे हैं यहाँ से अगर मुझे करनाल बाईपास जाना है तो हार्डली इट विल टेक 35 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं रोड कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है। जी जी। KGP, KMP और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है ये पिछले 5 से 7 सालों के अंदर ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने पूछा कि GT रोड को ना चुन करके हमने सेक्टर 27 को ही क्यों चुना, जी तो उसके 2 रीजन है सर। जी बताइए। पहला वरुण जी, हमने GT रोड के ट्रैफिक को जो उसका बेसिकली जो लोड है, जो ट्रैफिक का जो रश है, कंजेशन है, उसको जानबूझ के इंटेंशनली हमने अवॉइड किया है। ओके। क्योंकि कोई भी जो आम आदमी है जो घर जो अपना जो बनाना चाहेगा वो चाहेगा कि मैं पीसफुल इन्वायरमेंट में रहूं, ट्रैंक्वाइल इन्वायरमेंट में रहूं। अगर आप GT रोड पे आपका घर होता है तो वहाँ पे जो चैलेंजेस आप जो फेस करते हो, नंबर 1 कंजेशन, नंबर 2 वहाँ पे जो डेली का जो ट्रैफिक है उसकी वजह से पोल्यूशन काफ़ी होता है। तो बेसिकली पोल्यूशन, कंजेशन और जो रश है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। ओके। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने इस लोकेशन को चुना है। और ऐसा नहीं है कि वी आर फार अवे फ्रॉम GT रोड, यू टेक योर कार एंड जस्ट ऑन द डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट्स यू विल बी देयर। ओके ओके सर। 5 मिनट भी शायद मैंने ज़्यादा बोला, यहाँ से हार्डली 2 मिनट की ड्राइव है। वरुण जी, इस लोकेशन का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि वी आर सिटिंग इन टू द हार्ट ऑफ द सिटी। अगर आपको GT रोड जाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मिनट की ड्राइव पे आप जो है GT रोड पहुँच जाते हो। शहर आपको जाना है, अगेन 2 मिनट की ड्राइव है। 334 भी आपको जाना है, 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। स्कूल, कॉलेजेस, एसेंशियल एमेनिटीज, बेसिक जो रूटीन की जो यूटिलिटी की जो चीज़ें होती हैं सब यहाँ पे जो है इजीली अवेलेबल है। ओके। सबसे बड़ी बात, खुदा ना खास्ता अगर आपकी कभी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ मिसहैप आपको हो जाता है
तो आप जो है ये जो अपनी जो ये बेल्ट है, जो अपनी जो वाली जो रोड है, जो बाहर आप जाते हैं तो बाहर जो रोड है आपको 2 मिनट की पैदल जो है वॉक करके आप उस रोड पे पहुंचते हैं, और 24/7 आवर्स आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवेलेबल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ये पॉइंट आपका काफ़ी यूनिक है और सही है कि हम सिटी के पास हैं। बिल्कुल आप ये देखो ना कि सबसे ज़्यादा हैबिटेशन इसलिए यहाँ पे है, जीटी रोड पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आने वाले कुछ सालों में, 5 से 10 सालों में, आप सोनीपत को कंपेयर करें हम जो आजकल के इन्वेस्टमेंट हब हैं जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो इसके कंपैरिजन में आप सोनीपत को कहाँ देखते हैं? सर आपने एक नाम नहीं लिया, फरीदाबाद जी। मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपने नोएडा से शुरुआत करी तो मैं नोएडा से ही शुरुआत करना चाहूँगा। नोएडा में नो डाउट कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप किया सरकार ने, लेकिन वहाँ पे कंजेशन का इशू काफ़ी हो चुका है और प्राइस भी काफ़ी हाई हो चुके हैं। जी सर, प्राइस तो काफ़ी हाई है वहाँ। गुड़गांव की आपने बात करी तो गुड़गांव में नो डाउट जो रेंटल यील्ड है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। अगर मैं बात करूं, आप ये देखिए ना कि सैचुरेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो गया है। अभी 4-5 दिन पहले ही एक जो है एक बेसिकली वीडियो एक वायरल हुआ है जिसके अंदर आप ये देखो कि 70 से 80 लाख कमाने वाला भी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जी सर। फिर फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं, वहाँ ग्रोथ हुई है, बट सबसे बड़ा वहाँ चैलेंज क्या है ना, अगर हम बात करें सीक्वेंस की, देखिए सबसे पहले फरीदाबाद था। जी जी। उसके बाद यूपी की साइड में नोएडा जो है, नोएडा से पहले बेसिकली जो है गुड़गांव डेवलप हुआ और फिर नोएडा का नंबर आया, यही सीक्वेंस रही है। जी जी। फरीदाबाद में क्या है ना कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप की तरह बसाया गया था। तो वहाँ पे जब आप अपना घर आप लेते हो, आप वहाँ पे इफ यू आर रिजाइडिंग देयर, तो एक वो फील जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होती है कि आप रह रहे हो, आप इंडस्ट्री के बीच में रह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बात है। दूसरा वहाँ पे भी अगेन जो है वो ग्रोथ वो एक मैच्योरिटी में पहुंच चुकी है, सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। तो आज के टाइम में अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप नोएडा इन्वेस्टमेंट करते हो, आप फरीदाबाद इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरेज जो कॉस्टिंग पड़ती है प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ तो 5 से 7 लाख पड़ती है। अगर आप एक अच्छी जगह हेल्दी एक लाइफस्टाइल आप चाहते हो तो 5 से 7 लाख की गज की आपको कॉस्टिंग आती है। वो यही सोनीपत में स्टार्टिंग जो हो जाती है वो एवरेज जो है 80 के आसपास है जी। बाकी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बिल्डर की रेपुटेशन और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप ये देखो स्टिल सोनीपत जो है वो इन सिटीज से काफ़ी ज़्यादा, अभी इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी है, आपको यील्ड ज़्यादा मिलता है, आरओई आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा आने वाले 5 से 7 सालों में। और सर मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा में जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आपने ये बात ठीक बोली। अभी नोएडा में क्या हुआ कि ओखला तक बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्रियल हब होता था। हाँ। तो जब वो सैचुरेट हो गया तो उसको फिर नोएडा किया गया, एक्सटेंड किया गया उसका। नोएडा की जो फुल फॉर्म है वो ये नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज नोएडा। बिल्कुल। जब नोएडा कवर हो गया तो ग्रेटर नोएडा आया। ग्रेटर नोएडा तो वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई और डिमांड इतनी थी नहीं। कोई लोकेशन की कोई लिमिट ही नहीं है वहाँ पे, कोई लिमिट ही नहीं, जब जरूरत पड़ती तब बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब तक एक लिमिटेड एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर उसका प्राइसेस की कैसे मुझे याद है आज भी जब मैं ग्रेटर नोएडा रहा करता था आज से 10 साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 और 14 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ अगर आपके पास ना, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्टर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर नोएडा। वहाँ पे अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, अगर आपके पास टू व्हीलर भी अपना नहीं है ना, तो आप एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं जा सकते। एक नोड से दूसरे नोड जाने में आप जो है फंस जाओगे, यू विल बी स्ट्रैंडेड। नो डाउट, बट आज के टाइम में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो चुकी है, बट वहाँ पे रेट अब एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। प्लस क्या है वहाँ पे जो अम्रपाली के और इस तरह के कई जो बिल्डर थे उनके सारे जो प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब गवर्नमेंट ने उनको, एनबीसीसी ने उनको पूरा किया है। बिल्कुल। अब वो लगभग 40,000 के अराउंड फ्लैट हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। जब एक साथ ही इतने सारी सप्लाई आ जाएगी तो रेट्स का तो वहाँ पे क्या ही होगा फिर। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल। हम समझ ही सकते हैं। गुरुग्राम में थोड़े इशू रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी है, फिर कहीं दिक्कत भी बहुत आ जाती है, जैसे अभी मानसून के सीजन में वहाँ अंडरपास में पानी भर जाता है। आप ये देखो वरुण जी की जब बारिशें वहाँ आ जाती है ना,
तो वहाँ पे धारा 144 लग जाती है। जी 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 जी। मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि सोनीपत का जो डेवलपमेंट है, और ये सिर्फ 5 से 7, रिमेंबर माय वर्ड्स, 5 से 7 सालों के अंदर ये चीजें हुई हैं। सोनीपत में आप ये देखिए कि डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से डेवलप हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। पहले आलम ये था कि हमें जो है दिल्ली जाना पड़ता था बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे स्कूलिंग फैसिलिटी हो, किसी भी चीज़ के लिए। बट अब वो ट्रेंड चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी जो शहर डेवलप हुए हैं, नोएडा, गुड़गांव, इस तरीके के, तो उसमें जो कमियां रही तो सोनीपत उनसे सीख सकता है। सर उनसे सीख कर ही सोनीपत को जो है मॉडर्नाइज तरीके से प्लान किया गया है। जी, अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि सोनीपत की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने फंड अलोकेट किया है सोनीपत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रिसेंटली। राइट, ये जस्ट अभी 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो गुप्ता जी, अब हम आपसे अगला सवाल करेंगे। अब हमारा सवाल ये रहेगा कि देखिए, किसी भी शहर के डेवलपमेंट में सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको क्या लगता है सोनीपत शहर पर सरकार का क्या रोल रहेगा आने वाले सालों में, और करंटली सरकार क्या कर रही है कि जो सोनीपत की जो मार्केट है वो ग्रो करे? वरुण जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, अल्टीमेटली चाहे बिल्डर कितना अच्छा काम कर ले, बिल्कुल, जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं रहेगी, वो पर्टिकुलर कोई भी एरिया जो है उठ नहीं सकता। गुड़गांव वो इसलिए बना क्योंकि गवर्नमेंट है, तब की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव उसमें लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखा जाए तो 80 के बाद, 80s के बाद जब मारुति वहाँ पे आई, एयरपोर्ट वहाँ पे आया, फिर वहाँ पे रोजगार आया, मारुति की मैं बात कर रहा हूँ, और प्लस जो वहाँ का IT सेक्टर है, उसके बाद नोएडा जो है वो इस लेवल पे पहुंचा है। सोनीपत की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि आज के टाइम में 4 से 5 मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपकमिंग है और उन पे काम चल चुका है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा, एरी फेरी में कोई बात नहीं कर रहा, धरातल पे काम उनका चल चुका है। KMP के चारों तरफ आपको मालूम ही होगा जी सर, जो हरियाणा ऑर्बिट जो रेल कॉर्पोरेशन है, जो वो पूरा जो वहाँ पे ग्रिड बिछा रहा है। बिल्कुल सर। मारुति जो है अपना फर्स्ट फेज ओपन कर चुकी है, जिसमें 250 यूनिट पर डे पे बन रही है। ब्रेजा गाड़ी वो यहीं एक्सपोर्ट होगा। बिल्कुल सर। तो आप ये देखो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप किया गया है। जो पहले जो उसका जो प्लांट था 300 एकड़ का मानेसर में था, वो अब 800 एकड़ है, ऑलमोस्ट 3 गुना है। बिल्कुल सर। फिर आप ये देखिए कि उसको आने वाले फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1500 किलोमीटर का जो पैच है, विच इज कॉल्ड दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, वो बड़े शानदार तरीके से प्लान किया है और उस पर बड़े ही गुपचुप तरीके से उस पर प्लानिंग हो रही है और उस पर काम हो रहा है इंटरनली। आप देखिए 6 मेजर स्टेट्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीज, 6 मेजर स्टेट्स को वो कनेक्ट कर रहा है। आप दादरी से शुरू करो, दादरी विच इज इन यूपी, राजस्थान को वो कनेक्ट कर रहा है, हरियाणा को वो कनेक्ट कर रहा है, मध्य प्रदेश को वो कनेक्ट कर रहा है, गुजरात को वो कनेक्ट कर रहा है, और छठा महाराष्ट्र को वो कनेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र में वो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसको वो बेसिकली कनेक्ट करता है दिल्ली के साथ। तो और जितने भी जो मेजर जो हाईवेज हैं, चाहे आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो या बाकी जितने भी जो हाईवेज बनते हैं, वो सब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, राइट। और अभी रिसेंटली हम अपना ये UER2 जो कि अगस्त में होने वाला, पता ही होगा आपको, एयरपोर्ट के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोनीपत के लोगों को बहुत 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे एयरपोर्ट पहुंचने में। खुद गुड़गांव जाता रहता हूँ, कई बार मैं फ्लाइट्स वहाँ से जो है IGI एयरपोर्ट से, तो मैं फ्लाइट जो है कैच करता हूँ मैं, तो बड़ा आप बिलीव करो, इट इज़ वेरी पेन, इट इज़ वेरी हेक्टिक। 3 से 4 घंटे आपको जो है दिल्ली के जाम में लगते थे, वो अब जो है घट करके आप सिर्फ 45 मिनट्स में कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सर। तो सोनीपत एक ऐसी लोकेशन पे हम कह सकते हैं कि अगर मारुति जैसी बड़ी कंपनी ने यहाँ पे प्लांट लगाया है अपना, तो वो अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू पूरे इंडिया में कहीं पे भी भेज सकती है। सर सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी कहीं भी भेज सकती है। वर्ल्ड में भी कहीं भेज सकती है। आप ये देखिए ना कि सिर्फ हम मारुति की बात कर रहे हैं।
सुजुकी यहाँ पे जो है इनॉग्रेशन पिछले महीने कर चुकी है, 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी फर्स्ट फेज में इनिशियल फेज में वो कर चुकी है। मिंडा जो है अपना प्लान सेटअप कर रहा है। तो बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स यहाँ पे और बाकी छोटे कई प्लेयर होंगे जो आ रहे हैं। बिल्कुल, जो क्योंकि मारुति क्या है अपना जितने भी उसकी गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो सारे खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, कई सारे मैन्युफैक्चर होते हैं। बिल्कुल, तो वो भी यही चाहेंगे कि उसके आसपास ही उनके प्लांट लगे। बिल्कुल। और जब इतनी इंडस्ट्री ग्रो होगी तो ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए कि मैन पावर। अब मैन पावर सोनीपत में आएगी तो वो कहाँ रहेगी? खरगोदा में तो अभी रेजिडेंशियल कुछ है नहीं है। बिल्कुल, तो वो सोनीपत में ही आके रहेगी। सर खरगोदा बेसिकली क्या है, खरगोदा इज सब डिवीजन ऑफ सोनीपत जी। तो जब सोनीपत की ग्रोथ होगी तभी तो खरगोदा की जो है डेवलपमेंट होगी। हाँ बिल्कुल। दूसरा हमें एक बात समझनी होगी सर, तरक्की वहीं होती है जहाँ रोजगार होता है। हाँ बिल्कुल, रोजगार होता है प्लस जहाँ मैन पावर मिलती है। मैन पावर से मेरा मतलब स्किल्ड और लेबर और अनस्किल्ड लेबर दोनों की। वाइट कॉलर जॉब करने वाले भी यहाँ पे है, हाँ ब्लू कॉलर जॉब भी करने वाले यहाँ पे है। रोजगार यहाँ पे आ रहा है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स यहाँ पे जो है नए नए डेवलप हो रहे हैं। अगर मैं इसी एरिया में बात करूँ, अभी जो है एक ट्यूलिप हॉस्पिटल है हमारे सोनीपत में जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। फिम्स यहाँ पे है। उसके अलावा और भी सिग्नस जो बेसिकली एक जो हॉस्पिटल की चेन है, ये अपना दिल्ली में भी आपने कई बार नाम सुना होगा सिग्नस का। वो यहाँ पे रनिंग है। तो ये सब चीजें जो हैं पिछले 5 से 10 सालों के अंदर यहाँ पे भी सारे हैं। यहाँ पे डीपीएस भी है, जीडी गोयन का भी है। बिल्कुल। और एजुकेशन में तो यूनिवर्सिटी सब जानते हैं, राजीव गांधी एजुकेशन 10 से 15 तो मेजर यूनिवर्सिटीज ही हैं यहाँ पे। अशोका यूनिवर्सिटी, एसएम यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज है। प्लस गूगल का डेटा सेंटर भी आपको मालूम होगा, तो वो यहाँ पे राई के जो अपना बेसिकली जो इंडस्ट्रियल हब है जो उसमें वो आ रहा है। ये तो बहुत ही एक सोनीपत के लिए मतलब बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। तो सोनीपत में आने के बाद अगर एक आम आदमी यहाँ आता है तो उसको यहाँ से जाने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। सर क्यों पड़ेगी? क्योंकि सारी चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इन 5 लोगों की 5 इन आधारभूत चीजों के लिए तो हम जीते हैं। बिल्कुल, वो सब आपको यहीं मिल रही है। जी सर, जी सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि दिल्ली से आजकल लोग सोनीपत में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मतलब दिल्ली जैसी कैपिटल ऑफ इंडिया को छोड़ के लोग सोनीपत में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या अपना टेक देंगे कि जी इज इट अ वाइज डिसीजन और नॉट? सर इसका जवाब देने से पहले मैं आपको आज़ादी से पहले लेके जाना चाहूँगा जी। 1908 से पहले जो अपना बेसिकली जो पहले के जो ब्रिटिश एरा था, उसमें राजधानी हमारी कलकत्ता होती थी, तो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1908 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वी आर शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। उसके बाद लुटियंस दिल्ली की हम बात करते हैं, लुटियंस दिल्ली तो 1930 के आसपास वो जाकर सेटअप हुई थी। तो आपका जो ये संसद भवन हमारा जो जिसमें सारा ही बना था, उस टाइम पे दिल्ली की आबादी सिर्फ जो होती थी महज 10 से 15 लाख हार्डली। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो मतलब डीडीए बना और जो अथॉरिटीज बनी तो 80 में डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार जब आई 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो वगैरह तब जो है इंफ्रा वहाँ डेवलप हुआ था। तब तक इन 1930 से लेकर के 2000 तक 70 सालों में दिल्ली की आबादी लगभग 1.25 करोड़ हो चुकी थी, जो कि और 15 सालों में अब जो 20 से 25 सालों में अब वो है लगभग 2.5 करोड़ के करीब। बिल्कुल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस टाइप का लोड जो है दिल्ली एक बियर कर रही है। वहां अगर आप जाते हो कंजेशन की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, फिर उसके अलावा एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी है, पानी बहुत खराब है। पीछे जो है बेसिकली जो केजरीवाल साहब की जो सरकार है, सबसे बड़ा चैलेंज उनको पानी को लेकर जो है कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो लोग हैं बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल। तो पिछले हम कह सकते हैं दिल्ली में पिछले मतलब 10-12 सालों में जो आधारभूत चीजें हैं उस पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी जो दिक्कत वहां पे आई है कि आप अगर फ्रेंड्स कॉलोनी, बसंत कूच या रोहिणी में अगर आप मतलब कुछ गिने चुने एरिया को हम छोड़ दें दिल्ली में तो वो दिल्ली लगती नहीं, राइट, गैस चैम्बर लगती है, क्योंकि पॉपुलेशन दिल्ली में बढ़ती जा रही है, नो डाउट। सर वरुण जी, दिल्ली में आप ये देखिए कि जो ऑफिशियल डेटा है जो
10 से ऑन एवरेज 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख लोग हर साल दिल्ली शिफ्ट करते हैं। तो बिल्कुल। यानी कि टेक्निकली ये ऑफिशियल डेटा है, आप इसको जो है जो अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके, दिल्ली जो अथॉरिटी है वहां आप चेक भी कर सकते हो। उसको कैटर करने के लिए कम से कम मुझे 75,000 से लेकर 1 लाख खर्च चाहिए। बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। सप्लाई कितनी हो रही है? 10% भी नहीं। ऑफिशियल की मैं बात नहीं कर हो रहा हूँ, पा रही। ऑनफिशियल की मैं बात नहीं कर रहा। आज के टाइम में अगर आप कच्ची कॉलोनी में वहां पे जाते हो दिल्ली में, तो एवरेज जो कॉस्टिंग आपको निकल के आती है 60 से 70,000 रुपए गज की निकल के आती है। 5-10,000 ऊपर नीचे हो सकती है। और अच्छी जगह आप रह रहे हो, जैसे रोहिणी हो गया, बसंत कुंज हो गया, फ्रेंड्स कॉलोनी हो गया, सर 5 से 7 लाख रुपए एवरेज कॉस्ट है आपको गज की, गज की और वो भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल। तो मजबूरी में आप कहाँ शिफ्ट होते हो? फ्लोर्स में या हाई राइज में। आप वहां शिफ्ट होने के बाद भी आपको पानी अच्छा नहीं मिल रहा, इतना पे करने के बाद भी बिल्कुल, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक एमेनिटीज। फिर कनेक्टिविटी होने, जो सोनीपत से कनेक्टिविटी जो बेहतर हुई है उसकी वजह से आज के टाइम में अगर मुझे रोहिणी जाना है, इट विल हार्डली टेक 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। तो दिल्ली में जैसे पार्किंग का बहुत इशू बिल्कुल, आता है, और उस पे हमने देखे हैं कई लड़ाइयाँ खूब है, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखते हैं कई लड़ाइयाँ, पार्किंग को लेके कितनी लड़ाई हो जाती है लोग, मतलब रहना मुश्किल हो चुका है, आपकी पीस जो है कंप्रोमाइज़ हो चुका है। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी का ऐसा मान लो किसी का काम धंधा ही वहीं चल रहा है, कोई बिजनेसमैन पर्सन है वहाँ उसका बिजनेस चल रहा है, तो वहीं उसको जारी रखे और सोनीपत में अपना वो रह सकता है पीसफुली। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ये देखिए ना कि मैं कहाँ रहूँगा, आप अपनी फैमिली को कहाँ रखना चाहोगे? जो जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, बिल्कुल एयर क्वालिटी अच्छी हो, बिल्कुल पानी अच्छा हो, पीसफुल सोसाइटी हो, ट्रैंक्वाइल एरिया हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सब आपको सोनीपत में मिलता है। सोनीपत में मिलता सोनीपत की जो अभी डेवलपमेंट जो हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया को पूरा सेपरेट किया जा रहा है है। और रेजिडेंशियल एरिया को बिल्कुल सेपरेट रखा जा रहा है। मिक्सिंग नहीं है, जो कि अब दिल्ली में हो चुकी है। आप ये देखिए ना, जैसे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है या किसी का भी इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लो, उसी के आसपास जो है काफी सारे रिहायशी एरिया बन चुके हैं। ओखला आप देख लो। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ वो चीजें नहीं है, बड़े प्लांट तरीके से इसे जो है डिजाइन किया गया है सोनीपत में। इसलिए जो आप ये देखिए ना, ऑलमोस्ट दिल्ली गुड़गांव का हर बड़ा बिल्डर यहाँ पे क्यों आ रहा है? हाँ ये बात इन्हीं सब रीजंस की वजह से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गुप्ता जी ये बताइए कि आजकल लोग इस चीज़ को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं फ्लैट में जाऊं या मैं फ्लोर में जाऊं, क्योंकि दिल्ली से कई लोग शिफ्ट होते हैं तो उनको लगता है कि यार हाई राइज में कैसे रहेंगे, अभी तक तो हम अपनी छत में रहे हैं हमेशा। तो इस चीज़ पे आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वरुण जी, बेसिकली अगर मैं बात करूं, देयर इज ऑलवेज टू काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जी। दोनों का अपना अपना चार्म है, अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। यहाँ मैं आपको सिंपल एक लेमन की भाषा में बोलूँ, दोनों का जैसे मैंने बताया कि अपना अपना सेगमेंट है, लेकिन बेसिक फ़र्क क्या होता है, अगर आप फ्लोर्स में शिफ्ट होते हो, आप अगर बेसिकली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेसी, इंडिपेंडेंसी, लो मेंटेनेंस, ओके देन फ्लोर इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। ओके। अगर आप इसके अलावा कुछ और देख रहे हो तो शायद आपके लिए फ्लैट बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मेरी नज़र में जो आपको एक ओनरशिप की फील आपको फ्लोर्स में या प्लॉट्स में मिलती है, वो आप जो है फ्लोर के अंदर अपने जो हाई राइज होता है जो उसके अंदर मिसिंग मैं समझता हूँ कि वो होती है। कहीं ना कहीं वो फील जो एक ओनरशिप की जो फील होती है ना कि आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ओके। फिर सबसे बड़ा जो मेरा जो एक्सपीरियंस जो कहता है, जो मैंने अब तक चीज़ें देखी है मार्केट में, कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन आप फ्लोर्स में कर सकते हो, सकता है विच इज मिसिंग इन हाई राइज। लाइट। जी सर जी। बाकी मैंने वो जो स्टार्टिंग में कहा कि दोनों के अपने अपने चार्म में, अपने अपने प्रोज है, अपने 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 कौन सा है? डिसाइड आपको करना है। जी सर, ये बात आपकी सही है कि कई लोगों को क्या होता है, फ्लैट में आप किसी भी दिशा में कोई सा भी ले लो, बट एक ना एक वास्तु दोष आपका उसमें मिल ही जाएगा आपको। सर फ्लैट का बेसिकली क्या हुआ ना कि यू आर आप एक चीज समझो सर,
फ्लैट आप जो ले रहे हो वो बिल्डर आपको दे रहा है, हम्म। उसमें आपका टेस्ट नहीं है। बिल्कुल। आपको टेस्ट की अपनी अगर चीज चाहिए तो वो आपको फ्लोर में प्लॉट में ही मिलेगी आपको। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके वास्तु के अकॉर्डिंग या जैसे भी आपको चाहिए आप बना सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं कई ऐसे लोगों से, जैसे मैं खुद रियल एस्टेट का काफ़ी टाइम से पार्ट रहा हूँ, तो मैं जैसे लोगों से जब मिलता हूँ तो जो हम्म। फ्लैट में रह रहे हैं, मेरे खुद के रिलेटिव्स के जो फ्लैट में रहते हैं दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, तो उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि यार काश जड़ अपनी होती, छत अपनी होती। जी सर। वो ना एक किक, जो ओनरशिप की किक वो मिसिंग होती है। जी सर। वो आपको सिर्फ प्लॉट में या आपको प्लॉट फ्लोर में में ही। मिलती है। ओके ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि फ्लोर्स में एक अपनी ओनरशिप रहती है, क्या एक फील रहती है, किक रहती है। तो लेकिन अभी मार्केट में रिसेंटली क्या हुआ था कि इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी कि आप स्टील प्लस 3 फ्लोर बना सकते हैं या स्टील प्लस 4 फ्लोर बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई। फिर अब गवर्नमेंट के हाथ में, कमेटी के हाथ में है। अभी तक कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया है, क्योंकि इससे आपकी जो प्लॉट होता है उसकी वैल्यू और सर वो बताइए। क्लैरिटी वो इसलिए नहीं है भाई, मैं बताता हूँ कि शायद जो मुझे लगता है कि या तो बायर क्लैरिटी लेना नहीं चाहता या बिल्डर देना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं गैप रहता है। मैं आपको हम्म। बताना चाहूँगा, अगर मैं एग्जांपल देके बात करूँ, जो हमारी जो क्राफ्ट की जो टाउनशिप है, इसमें 100% आपको जो एलिवेशन मिलती है वो S4 की मिलती है। ओके। आप जोनिंग चेक कर सकते हो, आप जो है अप्रूवल जो है वो चेक कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है ना सर कि एट द टाइम वो बाइंग द प्रॉपर्टी, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो बायर मिस कर देते हैं। हम्म। इफ़ यू आस्क फॉर जोनिंग पेपर, इफ़ यू आस्क फॉर जो अप्रूवल पेपर्स होते हैं, तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग पॉलिटी वार में क्लियरली मेंशन होती है कि ये S4 के एप्लीकेशन दे सकते हो या S3 के आप दे सकते तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अगर उसमें दिखा दोगे कि जी इसमें आपको S+ हो। की डेफिनेटली अप्रूवल है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके ओके। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट का पॉजिटिव पॉइंट होगा, बिल्कुल। क्योंकि कई सारे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें ये कन्फ्यूजन ही है। कल को आपने 4 फ्लोर बना लिए हम्म, और कोई उसमें कमेटी या कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ आपको भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। तो सर अब ये बताइए हमको कि सोनीपत में ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिल्डर है, ब्रांड्स है, लाइक गोदरेज है, आपका एल्डिगो है, पीपी ग्रीन हो गया, और जिंदल जैसी टाउनशिप है, वो ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है। तो आप अभी यहाँ पे न्यू हैं, तो आप ऐसा क्या दोगे उनके कंपैरिजन में कि जो एक एंड यूज़र या इन्वेस्टर है वो आपके पास आए। सर इसका सिंपल सा एक जवाब ये है कि हम सोनीपत में न्यू जरूर हो सकते हैं, बट इस लाइन में न्यू नहीं है। जी। दूसरी चीज, जिन जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, चाहे एलडी को हो, चाहे पीपी हो, या गोदरेज हो, या जिंदल, जो भी आपने जो नाम लिया, उनमें और हमें जो फर्क है वो सर अप्रोच का है। ओके। नो डाउट वो एक मेगा हाउसिंग आपको देते हैं, बिल्कुल। हम एक बुटीक आपको एक डिजाइन देते हैं, बुटीक आपको एक हाउसिंग देते हैं। ओके। क्राफ्ट सर सिर्फ एक नाम नहीं है, क्राफ्ट एक अप्रोच है। ओके। आपने इसे बेसिकली आपने कंपेयर ही किया सीधा सीधा, तो मैं बता देता हूँ हाँ आपको। हाँ बताइए। उनके लिए आप एक नंबर हो सकते हो, हम्म। जस्ट एक फ्लैट नंबर और प्लॉट नंबर। मेरे लिए आप मेरी फैमिली हो। ओके। दूसरी आप चीज़ ये देखिए सर, क्राफ्ट का मतलब ही होता है डिटेलिंग, बिल्कुल। आर्ट। हमने जान पूछ के ये नाम चूज किया क्योंकि क्राफ्ट इज नॉट अ नेम सर, क्राफ्ट इज इमोशन। बाकी लोग जहां आपको बिल्डिंग देते हैं, हम आपको आपका घर देते हैं। ओके। हमारा सपना ही ये है कि हम आपको एक बेहतर एक रिजाइडिंग इन्वायरमेंट दें, एक पीसफुल इन्वायरमेंट हम आपको, आपकी फैमिली के साथ आप रह पाओ, खुश रह पाओ, जी पाओ। तो सर इसीलिए आप मतलब छोटा लैंड पैच या छोटी लैंड साइज लेते हैं कि आप उसमें बारीकियों का ध्यान रख सकें, सर क्योंकि देखिए, अगर हम देखें गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे खासे 50 एकड़ के लगभग में है, और जो ये अब अपना प्रोजेक्ट हो गया है 6.5 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। तो इतना छोटा लैंड पैच लेने का आपका मतलब क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा। सर लॉजिक सिर्फ यही है कि
स्मॉल साइज, हम्म, मोर डिटेलिंग, बिल्कुल। मोर वैल्यू। ओके। जहाँ मास में मैं पहुंच जाता हूँ तो वहाँ चीजें स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो मास। आप सिर्फ मेरी एक सिर्फ यही टाउनशिप आप देख रहे हो। इसके अलावा जो मेरा जो लैंड पैच है वो अलग से एक है, वो उससे बड़ी टाउनशिप है। हाँ। फिर अगली जो हम टाउनशिप पे प्लान कर रहे हैं वो इससे बड़ी है। हम्म, तो बेसिकली एक प्लान तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम जो है लेडर ये जो है अब कर जी रहे सर, ये बात आपने सही कही, क्योंकि अगर मैं बड़ी लैंड साइज पे ही प्लॉट काट के, क्योंकि मुझे 4 दीवारी तो एक बार ही करनी पड़ेगी, अब मैं जितने छोटे साइज लूंगा तो उसमें मुझे हर एक चीज़ बार बार करनी पड़ेगी, तो इसमें एक कॉस्ट का भी नज़रिया रह जाता है। बट आप लोगों ने मेरे ख्याल से कॉस्ट का नज़रिया ना देखते हुए आपने डिटेलिंग पे गए हो, क्वालिटी पे गए हो। सर आपने अभी बात कही कि जो लैंड साइज मेरा छोटा है, आई एक्सेप्ट। हाँ। बट आप एक चीज देखिए, इस छोटे लैंड साइज में भी बाकी बिल्डर्स के कंपैरिजन में मैंने रोड आरसीसी दी है बिल्कुल सर। और फुल्ली पेव्ड ये रोड है। हम्म, कॉम्पैक्ट सबस्टेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स मैं आपको दे रहा जी। हूँ। आपके प्लॉट तक आपको गैस की पाइपलाइन फिटेड है, फिटेड। सिर्फ मीटर आपको अप्लाई करना मीटर है। अप्लाई करना है। इसके अलावा जितनी जो वायरिंग है वो सारी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड। आप मुझे एक टाउनशिप का नाम बता दो जिसमें ये सारी एमिनिटीज आपको एक साथ मिलती हैं। जी सर। तो हमने कुछ हटके सर, बेसिकली सर देखो वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपना नाम एस्टेब्लिश करना है। बिल्कुल। तो वो करने के लिए हमने छोटी छोटी चीज़ों का जो है बहुत डिटेलिंग में हमने काम किया है। आप ये देखिए सर, मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। एचपिन हमने जो है सिस्टम यहाँ पे किया है, हमने हाइड्रोपिन यूनिटी एक सिस्टम होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टेक्निकल चीज़ में आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम फ्लोर बनाते हैं या हाई में रहते हैं तो फ्लो जो है एकदम एक बराबर नहीं रहता। कोई हाई राइज बिल्डिंग है या 4 फ्लोर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है तो फ्लो पानी का एक बराबर नहीं रहता। तो उसके लिए आपको एचपीएन सिस्टम लगाना पड़ता है कि फ्लो जो है बेसिकली मेंटेन रहे, क्योंकि जो टंकी ऊपर है, पानी जब नीचे आएगा तो नीचे वाले का तो बहुत प्रेशर से पानी आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। तो सिस्टम ने हमें इंस्टॉल किया हुआ है आपकी पूरी टाउनशिप में, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड एक यूनिफॉर्म फ्लो आपको पानी का मिलता है। ओके। इतनी बारीकी में हमने काम किया हुआ है। मुझे तो लग रहा है और किसी बिल्डर ने तो इतना सोचा भी नहीं होगा जितना आपने कर दिया है। थैंक यू सर, आई टेक दिस एज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो सर अब ये बताओ कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, ये इन्वेस्टर या क्लाइंट इस बात पे कैसे बिलीव करें कि जो आप कह रहे हो वो आप करोगे भी और डिलीवर भी होगा? क्योंकि कई लोगों का, कई बिल्डरों के साथ जो है अच्छा एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया। ट्रस्ट एक काफ़ी इस फील्ड में मैटर करता है कि जो मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है मेरे को 3 साल बाद या 2 साल बाद डिलीवर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो इस पे आप बताइए। और नहीं, देखिए जो रियल एस्टेट का पैटर्न रहा है वो ये रहा है कि प्री लॉन्च होता है, हाँ। उसके बाद लॉन्च होता है, हाँ जी। उसके बाद डेवलपमेंट होता है, फिर पोसेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। बेसिकली इन्वेस्टर को जो टारगेट किया जाता है, इन्वेस्टर को ही जो उसका जो पैसा है वो फ्लो में घूमता है, एंड यूजर को टारगेट नहीं किया जाता। वी ट्रस्ट मी, वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टर ड्रिवन ना रख के एंड यूजर ड्रिवन रखा। आज के टाइम में जो आपने ट्रस्ट वाली बात कही सर, आज के टाइम में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी मेरा डेरा आएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी मेरा जो है डेवलपमेंट होगा, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि मेरा लोन होगा, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि मेरी रजिस्ट्री होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पोजीशन दूंगा। मैं आपको ये पांचों चीज आज के टाइम में दे रहा हूँ। ओके सर। आप ये देखिए सर, टाउनशिप को डेवलप करके डेरा लेने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद, रजिस्ट्री ओपन करने के बाद, सीसी लेने के बाद, लोन आज के टाइम में मेरे पास जो है एसबीआई बैंक मेरे पास ऑन बोर्ड है, एचडीएफसी मेरे पास ऑन बोर्ड है, आईसीआईसी बैंक मेरे पास ऑन बोर्ड है। और ये तो आप जानते होंगे सर, पैन इंडिया बेसिस एसबीआई की प्रेजेंस है। जल्दी से वो किसी बैंक, जो ये बैंक है प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं कर सकता। जी सर। आप खुद इस मार्केट में सर काफी टाइम से हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे 5 ऐसे बिल्डरों का नाम बता दो जो एसबीआई से अप्रूव है। जी जी। शायद 3 भी नहीं है। सही बात है आपकी। एसबीआई के काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं, वो उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। और नो वंडर, शायद हो सकता है कि इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज या मंथ्स में हमारे पास जो है पीएनबी भी ऑन बोर्ड आ जाए, क्योंकि
उनकी टीम ने हमें अप्रोच किया था, बट हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एसबीआई एसबीआई। और वी हैव एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। तो हम ये कह सकते हैं सर कि आपके पास कोई क्लाइंट या इन्वेस्टर आता है तो वो आपकी चीज़ को देख के ही आप पे ट्रस्ट कर लेगा। बिल्कुल सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सर आपको अलग से बाद है, मैं कह रहा हूँ कि सर ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, आप आइए तो सही। ठीक है। तो इसमें ट्रस्ट का सवाल ही नहीं उठता जब सारी चीजें आपके सामने ही दे दी गई है। आपके सामने है मैं ये नहीं कह रहा आपको 1 साल बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। आपके सामने है, सारा मेरा जो डेवलपमेंट आपके सामने है, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताओ कि आपकी क्राफ्ट ग्रुप की जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई, क्या थॉट प्रोसेस आया, कैसे शुरू हुई? सर बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि क्राफ्ट इज माई ब्रांड नेम। कंपनी का जो मेरा नाम है, जो पेरेंट मेरी जो कंपनी है, दैट इज एसआरएस ग्रुप। ओके। एसआरएस ग्रुप ने इससे पहले जो काम किया है वो जेबी में किया है और बेसिकली दे वर इनटू लाइजिंग इंडस्ट्री। ओके। तो काफ़ी बिल्डर्स के साथ हम इंटैक्ट रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ हमने काम किया है और बड़े बड़े प्रोमिनेंट बिल्डर्स के साथ हमने गुरुग्राम में, दिल्ली में, सोनीपत में, पानीपत में हमने काम किया है। ओके ओके। सो हमने एक गैप को जो है कहीं ना कहीं नोटिस किया। वो गैप क्या है? ट्रस्ट का। दूसरा, हर जो बिल्डर है वो प्लॉट दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, घर कोई भी नहीं दे रहा है। जी सर। तो अपने वो उस सोच के साथ हमने जो है क्राफ्ट को हमने लॉन्च किया और उस सोच के साथ जो क्राफ्ट होम्स है उसको पहले फुली डेवलप करने के बाद, सारी चीज़ें ओके करने के बाद हमने जो है ऑन पेपर्स हम उतरे, ऑन ग्राउंड हम उतरे। ओके ओके। तो सर इसमें सोनीपत में आपका क्राफ्ट होम्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है पहला। अब इसके अलावा आपका कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है इस लोकेशन पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जल्दी ही आपको जो है मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको सोनीपत में और मिलेंगे, प्लस गुरुग्राम में जो है मेरा जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी और उसके बाद जो पानीपत में भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, ये तो हमारा पहला प्रोजेक्ट जरूर हो सकता है सोनीपत में, बट दिस इज नॉट द लास्ट वन। जी जी जी। तो क्राफ्ट होम्स आपका ही हो गया और सोनीपत में दूसरा आप कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं और उसमें क्या क्लाइंट फेवर, जैसे पेमेंट प्लान का आजकल बहुत गुड़गांव में हम देखें तो कई अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान आते हैं। पेमेंट प्लान से क्या होता है, कस्टमर या क्लाइंट है वो उसको बहुत इजी हो जाता है एक प्रोजेक्ट को खरीदना, क्योंकि एक साथ इतनी पेमेंट करनी कभी कभी मुश्किल हो जाती है कई क्लाइंटों के लिए। सर ये भी तो एक मेजर कंसर्न है मार्केट में, तो इसको हमने रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली मैं आपको एक कस्टमाइज प्लान मैं आपको देता हूँ। उससे कस्टमाइज से मेरा मतलब है कि आई एम ओके विद सीएलसी, आई एम ओके विद पीएलसी। सीएलसी बेसिकली होता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, पता ही होगा आपको। पीएलसी होता है पोजीशन लिंक प्लान, प्लस होता है लोन असिस्टेंस प्लान। तो वो चीज़ हमने जो है वो करी है हमने। ओके। बाकी जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, कुछ चीज़ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। वो हम लोग रहे तो बेहतर है। वो बाकी डिटेल हम लोगों को जो हमने नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। जो क्राफ्ट ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट सोनीपत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है, उसकी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर लेना। उसमें काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान है सर की तरफ से। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि चैनल पार्टनर भी आपके प्रोजेक्ट की है ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं? सर लगता नहीं है, सच है ये। बेसिकली सर देखिए क्या होता है ना कि चैनल पार्टनर इज द बैकबोन ऑफ बिल्डर। ओके। बिल्डर और बायर के बीच में जो ब्रिज होता है, जी जी, एक जो ट्रस्ट का जो ब्रिज होता है वो चैनल पार्टनर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा मैंने आपकी तो तारीफ करी, थोड़ी बहुत अपनी भी करवा लूँ। सर आप तो तारीफ के काबिल है ही। थैंक यू सो मच सर। तो चलो अब हम आखिरी सवाल आपसे करते हैं, फिर हम पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ये बताइए, व्हाट इज़ द एम एंड विजन ऑफ क्राफ्ट ग्रुप, और क्राफ्ट नाम के पीछे की क्या कहानी है, आपने यही नाम क्यों चुना? सर नाम के पीछे की ही सारी कहानी है, और जैसे मैंने पहले बताया था, नाम के पीछे ही हमारा एम और विजन दोनों छुपा है। बिल्कुल। हमारा एम है कि इस मार्केट में जो गैप है कि हम जो प्रोडक्ट है अपना वो इन्वेस्टर ड्रिवन ना रखते हुए, मतलब सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन ना रखते हुए हम जो है उसको एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से हम बनाएं।
ओके। क्योंकि जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट का बेसिकली जो मतलब होता है कला सर। हम्म। हर एक चीज में जिसमें कला का मतलब होता है कि अगर मैं बेसिकली कलाकार की बात करूं तो सर कोई भी जो कलाकार है वो कलाकार जब बनता है जब वो अपनी आर्ट में बड़ी डिटेलिंग में काम करता है, उसमें खो जाता है और हर एक चीज में बड़ी बारीकी से महीनता के साथ काम करता है, सही बात है। तभी वो जो है आर्ट ना रह करके क्राफ्ट कहलाती है। क्राफ्ट कहलाती है। हमने कोशिश की है कि हम अपने हर प्रोजेक्ट में बारीकी के साथ काम करें और प्रोजेक्ट को जो एंड यूजर को जो जो पेन होता है, जो जो तकलीफें होती हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह टाइटल क्लियर नहीं होता, कहीं जगह क्या है कि जैसे S4 की एलिवेशन की हमने बात करी थी वो क्लियर नहीं होती है, या बिजली पानी सीवरेज जो बेसिक कम्युनिटीज होती है वो नहीं मिलती है, तो वो हमने दूर करी है। बिल्कुल बिल्कुल। विजन हमारा सिर्फ सिर्फ एक है सर कि आज जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं तो ऐसे कल को कोई भी आपस में बात करे ना, अगर घर की बात उठे तो दूसरा ये बोले कि घर लेना है तो सिर्फ क्राफ्ट में लेना। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और कई सारी जानकारी हमें मिली क्राफ्ट के बारे में भी, सोनीपत के बारे में भी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी नॉलेज और जानकारी इसके बारे में मिली होगी। तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।